हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हो टीपी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला पे आपकी डीएलएड बीटीसी की सभी विषयों की पढ़ाई होती है बिल्कुल ही आसान भाषा में। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरीके से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट्स भी कर दिया करें और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड_अंडरस्कोर पाठशाला को ज्वाइन कर लें। वहां पे हम डेली नोट्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं पीडीएफ, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं शिक्षण अधिगम, क्लास 5 है आज। लगभग हम लोग कवर कर लेंगे आधा सिलेबस, ठीक है। तो आई थिंक 12 या 13 क्लासेस में अपना ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद से हम आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलो बिना किसी देरी के पढ़ते हैं हम शिक्षण सूत्र, ठीक है। शिक्षण सूत्र के बारे में हमने पढ़ा, यानी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा, पेन उठाते हैं। अध्यापक और मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों को जो शिक्षण को प्रभावित बनाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, आपका शिक्षण सूत्र कहते हैं, ठीक है। आधार आपका क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। उद्देश्य क्या है, पढ़ाने को सरल, सहज, रोचक बनाना, बच्चों को सक्रिय अधिगम कराना, ठीक है। रेमंड के अनुसार सिद्धांत में व्यवहार में सहायता। फोरबल के अनुसार बच्चों को अधिक ग्रहण करने योग्य बनाना, ठीक है, जिससे अधिक से ज्यादा वो ग्रहण कर सकें। प्रमुख शिक्षण सूत्र में हमने पढ़ा सरल से कठिन की ओर, पहले आसान चीजें सिखाई जाती है, फिर मुश्किल चीजें। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ज्ञात ज्ञान के आधार पर अज्ञात ज्ञान के बारे में बताना। फिर आता है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या ठोस यानी कंक्रीट से लेकर के आपका एब्स्ट्रैक्ट की ओर, ठीक है। ठोस देखने वाली चीजें यानी कंक्रीट चीजें से अमूर्त विचारों की ओर, ठीक है। पूर्ण से अंश की ओर, पहले पूरा बताना फिर हिस्सा समझाना। अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी अस्पष्ट विचारों को स्पष्ट करना। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी देखी हुई चीजों से अनदेखी बातों की ओर, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी उदाहरण से सिद्धांत वाला जो है, जिसमें उदाहरणों से नियम बनाया जाता है, ठीक है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यानी हिस्सों में तोड़कर समझाना फिर जोड़कर पूरी बातों को समझाना। ये आपका क्या होगा, ये आपका विश्लेषण से संश्लेषण हो गया, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ा था मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, यानी मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजी से तर्क शक्ति, यानी आपका जो तर्क से लॉजिकल थिंकिंग की ओर बच्चों को जागरूक करना, ठीक है। तो बच्चे की रुचि क्षमता से शुरू कर तार्किक ज्ञान पे ले जाना उसको। अनुभूत से युक्ति यानी तर्क पूर्ण की ओर, यानी अनुभव से तर्क की ओर। फिर आता आपका प्रकृति के अनुसरण, यानी पक्षी की प्राकृतिक गति जो होती है, स्पीड होती है नेचुरल, उसके स्पीड से चलना और तरीके से समझाना उस तरीके से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे का आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं क्लास 5, ठीक है। पढ़ेंगे हम लोग शिक्षण की प्रविधियां यानी युक्तियां, ठीक है। डिवाइसेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। क्या आप बच्चों जानते हैं कि आपने कभी सोचा है कि टीचर कैसे अलग अलग बच्चों को एक ही बात अलग अलग तरीके से समझाता है। टीचर कुछ खास तरीकों को ऐसे इस्तेमाल करता है जिन्हें शिक्षण की प्रविधियां कहते हैं, समझे। इसी को आप क्या कहते हैं, डिवाइसेस एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, जो पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। पहला आपका आता है, पहला पॉइंट क्या है, पढ़ाना, यानी शिक्षण की प्रक्रिया एक मुश्किल काम है। क्लास में जाने से पहले टीचर को सोचना पड़ता है कि वो बच्चे को कैसे पढ़ाए। क्या सोचता है कि बच्चे को पहले लेसन प्लान बनाता है ना, टीचर लेसन प्लान बनाता है, वो सोचता है कि क्या हमको पढ़ाना है, कितने समय में हमको पढ़ाना है, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, बच्चों को लास्ट तक क्या आना चाहिए, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ खास तरीके होते हैं, उन्हीं को शिक्षण की प्रविधियां कहते हैं, ठीक है। समझ में आया शिक्षण की प्रविधियां क्या होता है। जिस तरह एक सैनिक को बहुत सारे हथियार के बारे में पता होना चाहिए, वैसे ही टीचर को भी पढ़ाने के अलग अलग तरीकों के बारे में पता होना चाहिए, समझे। तो जैसे सैनिक को हर हथियार के बारे में पता होना चाहिए, वैसे ही टीचर को भी हर पढ़ाने के तरीके के बारे में पता होना चाहिए, इससे वे सही समय पर सही तरीके से अपना सकते हैं, ठीक है। बच्चा अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चे को, तो हर अलग अलग ढंग से उसको समझाया जा सकता है। या वो बच्चा अगर मान लो बिगड़ गया, शरारत कर रहा है, तो किस तरीके से उसको हैंडल करना, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। उस तरीके को सीखना आपका टीचर के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। यह टीचर पर निर्भर करता है कि वे किस बच्चे के लिए, इस विषय के लिए कौन सा तरीका चुनते हैं, ठीक है। तो टीचर पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें, निर्भर। बच्चों के सामने पाठ्य सामग्री यानी पढ़ाई की चीजों को टीचर जिस तरीके से दिखाते हैं वही आपकी क्या है, शिक्षा प्रविधियां है। समझ में आया शिक्षा प्रविधियां।
समझे कि नहीं बच्चों? तो आइए हम देखते हैं कुछ शिक्षण प्रविधियां यानी सम टीचिंग टेक्निक्स के बारे में। बच्चों हम बता देते हैं कि हमारा इंस्टाग्राम आईडी है dp.पाठशाला, dp.पाठशाला। यहाँ पे आप आएंगे, आप जो भी कुछ डाउट रहा करिए हमें फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे कमेंट्स में आपको रील्स वगैरह मिल जाती है, ठीक है। रील्स पोस्ट पे आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आपको आंसर दे देंगे। अगर कोई भी चीज की दिक्कत होगी तो आप वहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ शिक्षण प्रविधियां हम पढ़ते हैं, यहाँ कुछ खास शिक्षण प्रविधियां दी गई हैं, इसका इस्तेमाल टीचर करते हैं। क्या क्या? प्रश्नोत्तर विधि। क्या होता है प्रश्नोत्तर विधि? ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है शिक्षण प्रविधियां, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि यानी क्वेश्चनियर टेक्निक। दूसरा था विवरण प्रविधि यानी नैरेटिव टेक्निक। वर्णन प्रविधि यानी डिस्क्रिप्टिव टेक्निक। व्याख्यान प्रविधि यानी लेक्चर टेक्निक। स्पष्टीकरण प्रविधि यानी एक्सप्लेनेशन टेक्निक। कहानी कथन प्रविधि यानी स्टोरी टेलिंग टेक्निक। निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि यानी इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन टेक्निक। और उदाहरण प्रविधि यानी एग्जाम्पल टेक्निक, ठीक है। आगे आते हैं खेल गति प्रविधि यानी स्पोर्ट्स एक्टिव टेक्निक। समूह चर्चा प्रविधि यानी ग्रुप डिस्कशन टेक्निक। प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि यानी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। वाद विवाद आपका प्रविधि यानी डिबेट टेक्निक। कार्यशाला यानी वर्कशॉप टेक्निक। और भ्रमण विधि यानी एक्सकर्शन टेक्निक, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या थे? ये सर आपके कुछ प्रमुख आपके शिक्षण प्रविधियां थी, ठीक है। अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तर प्रविधियां के बारे में। जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आता है आपका प्रश्नोत्तर प्रविधि। ये क्या होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे से, ठीक है। तो प्रश्नोत्तर विधि में क्वेश्चन टेक्निक में तरीका सबसे पहले सुकरात ने बनाया था। क्या माना? किसने बनाया था? सुकरात ने बनाया था। सुकरात ने ये तरीका दिया था, इसलिए इसे सुकरात प्रविधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुकरात प्रविधि भी कहते हैं। इस तरीके में 3 मुख्य बातें, कौन कौन सी बातें होती हैं आइए देखते हैं। प्रश्नों को सही तरीके से बनाना। क्या होना? प्रश्नों को सही तरीके से बनाना। उन्हें बच्चों के सामने अच्छे से रखना ताकि उन्हें नया ज्ञान जानने की उत्सुकता हो यानी क्यूरियोसिटी हो, ठीक है। बच्चे के जवाब से जोड़ते हुए उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। ये आपका ये तीन आपका स्टेप्स है, पिलर्स है, इस पे बेसिस है आपका क्वेश्चनेयर वाला यानी प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है। तो प्रश्नों के 3 स्तर से बनाया जाना चाहिए। कौन कौन से? आपके नियमित स्तर यानी लो लेवल जिसमें आसान प्रश्न होते हैं। मध्यम स्तर यानी मीडियम लेवल जिसमें थोड़े मुश्किल प्रश्न होंगे। और उच्च स्तर यानी हाई लेवल यानी बहुत मुश्किल प्रश्न, ठीक है। तो 3 लेवल के आपके प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है प्रश्नोत्तर, ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है? इसमें आपको बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बच्चों तुमने वो कहानी सुनी है, क्या बोलते हैं, कौवा और पानी वाला, जो कंकड़ वाली कहानी होती है, या ऐसे कोई चीज उससे प्रश्न पूछो और उसके बारे में धीरे धीरे पूछते जाओ। और फिर उसके बाद से नए टॉपिक पे आ जाइए आप जो उस टॉपिक से रिलेटेड है, और उसको नए टॉपिक से जोड़ते हुए उसको ज्ञान दे दीजिए, ठीक है। और उसको उत्सुकता क्यूरियोसिटी यानी उत्सुकता बढ़ा करके उसको ज्ञान दिया जाए, ठीक है। आगे आते हैं अब हम किसी प्रश्नोत्तर की विशेषताएं तथा लाभ देखते हैं यानी मेरिट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो बच्चे सक्रिय रहते हैं। इससे क्या होते हैं? अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे क्या होते हैं? एक्टिव हो जाएंगे यानी सक्रिय हो जाएंगे। बच्चे नया ज्ञान जानने के लिए उत्सुक यानी क्यूरियस हो जाएंगे रहते हैं, ठीक है। यह सबसे पुरानी एंशिएंट विधि, सबसे पुरानी विधि यही आपकी है और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत यानी साइकोलॉजी प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है। बच्चों में सोचने और विचार करने की शक्ति यानी थिंकिंग पावर का विकास होता है। जब उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके सोचने और विचार करने की शक्ति का विकास होता है। बच्चों की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और जो समस्या उससे आती है नहीं बता पाता है तो उसके आगे बताया जाता है, उसको समझाया जाता है, समस्याओं को सुलझाया जाता है। अब बच्चों को ज्ञान का पता लगाने यानी मूल्यांकन में मदद मिलती है, ठीक है। तो बच्चों को वो उस बारे में नॉलेज है कि नहीं, इस बारे में भी पता चल जाता है, इस बारे में, ठीक है। तो उसका मूल्यांकन भी हो जाता है बच्चे, ठीक है। ये था आपका क्या विशेषताएं प्रश्नोत्तर विधि की, ठीक है। प्रश्न पूछने के उद्देश्य क्या क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, क्या उद्देश्य होता है? तो बच्चों को प्रेरित यानी मोटिवेट करना, उनको एक्टिव करना, उनको मोटिवेट करना, ठीक है। उनकी जिज्ञासा बढ़ाना, ठीक है। उनकी रुचियां यानी इंटरेस्ट, पसंद, अभिरुचि और क्षमताओं का पता लगाना, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछोगे, अगर बच्चा बता ले जाएगा या वो एक्टिव रहेगा तो इससे पता चलता है कि बच्चा को इस सब्जेक्ट में, इस टॉपिक में उसको रुचियां हैं, उसकी इंटरेस्ट है, ठीक है। अभिरुचि यानी उसको पसंद है, ठीक है। और क्षमताओं पता चलता है, ठीक है, कितना लेवल पे वो क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। हार्ड वाला लेवल दे सकता है, मीडियम लेवल दे सकता है, या केवल आसान वाला लेवल दे सकता है, या कुछ भी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो सारी योग्यताओं का उसको पता चल जाता है, मूल्यांकन हो जाता है एक तरीके से। बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर लाना, ठीक है, एक्टिव करना, बच्चों का ध्यान पढ़ाई पे लाना, बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक ज्ञान का पता लगाना, ठीक है, वही सब
समस्याएं पैदा करना और उन्हें सुलझाना, और बच्चों का आत्मविश्वास लाना। ठीक है, आत्मविश्वास, जब बच्चा जवाब दे देगा सही सही तो उसमें आत्मविश्वास आएगा और वो आगे की टॉपिक जो है वो अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, प्रश्न पूछने के उद्देश्य थे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं विवरण प्रविधि यानी नरेशन टेक्निक। ये क्या होता है विवरण प्रविधि? ठीक है, आइए। तो विवरण यानी नरेशन, पढ़ाने, जानकारी देने या घटनाओं को बताने का एक तरीका। क्या है? नरेट करना। आप लोग सुनी होगी ना, विवरण दो या नरेट करो, इसका मतलब क्या है? उसको उसकी जानकारी देना, ये घटनाओं के बारे में बताना एक तरीका है उसका। ठीक है, इससे बच्चे के दिमाग में उस बात की तस्वीर यानी चित्र, इमेज बन जाती है और वे विषय के अच्छे से समझ आ जाती है। ठीक है, तो विवरण यानी नरेट जब करता बच्चा तो उसके दिमाग में उस चीज की चित्र बन जाती है। ठीक है, और वो विषय अच्छे से, जब चित्र बन जाती है दिमाग में, विषय जो है वो अच्छे से समझ जाता है, उस टॉपिक को जल्दी भूलता नहीं है। ठीक है, विवरण या कथन अपने आप में एक कला है। क्या एक कला है? आर्ट्स है। इसका मकसद बच्चों के सामने घटनाओं को साफ यानी स्पष्ट और पूरी तरह से यानी विस्तृत, डिटेल और मजेदार यानी रुचिकर, इंटरेस्टिंग और क्रम यानी श्रृंखलाबद्ध यानी सिक्वेंशियल बताना है। ठीक, इस तरीके से आपका विवरण, आपका नरेशन, विवरण प्रविधि आपका काम करता है। ठीक है, इससे बच्चे अपनी कल्पना यानी इमेजिनेशन में उस घटना या कहानी के दर्शक बन जाते हैं या उनमें शामिल होने जैसा महसूस करते हैं। ठीक है, तो कल्पना होने लगता है उन्हें और वो उस कहानी में दर्शक बन जाते हैं या फिर उस कहानी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था? ये आपका विवरण प्रविधि था यानी नरेशन टेक्निक बच्चों। ठीक है, आगे आते हैं, देखते हैं हम कथन या विवरण का उद्देश्य। अब हम पढ़ते हैं कि कथन या विवरण का जो उद्देश्य क्या होता है यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। जैसे क्वेश्चनेयर वाला क्वेश्चन है, आंसर वाला हमने देखा था, वैसे इसका देखते हैं। ठीक है, तो बच्चे के दिमाग में कहानी या घटना का चित्र बनाना क्या मकसद होता है? मकसद, उद्देश्य ये होता है कि बच्चे के दिमाग में कहानी बना दे या फिर उसके दिमाग में घटना का चित्र बना दे जिससे वो उसको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, बच्चों को वस्तुओं, घटनाओं और रहन सहन के तरीकों को बताकर जीवन में असलियत को समझाने लायक बनाना। ठीक है, तो बच्चों को वस्तुओं, घटनाओं और रहन सहन के तरीका बताकर जीवन की असलियत को समझने लायक बनाना। ठीक है, तो जीवन को वो समझ पाए इस तरीके से, रियलिटी में रहे। ठीक है, ऐसा ना रहे कि वो इमेजिनरी में रहे, वो बाहर की चीजों को लायक ही ना रहे। ठीक है, बाहर उसको कैसे रहना उस तरीके को पता ही ना रहे। तो ये सारी चीजों को, उसका उद्देश्य है कि ये सारी चीजें उसको असलियत पता चले। ठीक है, बच्चों के अंदर घटनाओं को पूरी तरह से सजीव और मजेदार तरीके से बताने की क्षमता पैदा करता है। क्या करता है? उसको जिंदा तरीके से उसको बताने की क्षमता पैदा करता है। ठीक है, मजेदार तरीके। बच्चों को मानसिक ज्ञान का बढ़ाना, बच्चों का मानसिक ज्ञान भी इससे बढ़ता है आपका कथन या विवरण से। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्णन प्रविधि यानी डिस्क्रिप्टिव टेक्निक। इसमें क्या होता है? किसी घटना यानी इवेंट, दृश्य यानी सीन, नियम यानी रूल या सिद्धांत यानी प्रिंसिपल को विस्तार से बताना, किसी चीज को विस्तार से बताना, जिसको बोलते हैं डिस्क्राइब इन डिटेल्स, ही वर्णन प्रविधि है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन आंसर में देखा होगा, आपने एग्जाम में देखा होगा, कुछ क्वेश्चन पे आता है आप लोगों का कि इसको विस्तार से बताइए यानी डिस्क्राइब इन डिटेल्स। ठीक है, डिस्क्राइब इन डिटेल्स। ठीक है, तो ये आपका क्या, यही आपका वर्णन प्रविधि कहलाती है। ठीक है, तो सभी विषयों को समझाने में वर्णन प्रविधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बच्चों को उदाहरण यानी एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है। ठीक है, अब आता है व्याख्यान प्रविधि यानी लेक्चर टेक्निक। ये क्या होता है? तो चीजों को पढ़ाने, समझाने और बताने की सबसे पुरानी प्रविधि व्याख्यान विधि है यानी लेक्चर टेक्निक है, सबसे पुराने समय में गुरुकुल यानी एंशिएंट स्कूल्स में गुरु जो होते हैं यानी टीचर अपने शिष्य को उदाहरण देकर उपदेश यानी सरमन्स उपदेश देते थे, जिसे व्याख्यान प्रविधि कहते हैं। क्या कहते हैं? लेक्चर टेक्निक कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब किताबें नहीं थी और हाथ से लिखी हुई चीजें नहीं थी तब पढ़ने का काम सिर्फ व्याख्यान के जरिए होता था। क्या होता था? लेक्चर के जरिए होता था। ठीक है, लेक्चर के जरिए, व्याख्यान के जरिए। ठीक है, जब किताबें नहीं थी, पढ़ाने का काम सिर्फ आपका व्याख्यान से होता था। ठीक है, व्याख्यान यानी लेक्चर का मतलब है कि किसी विषय को गहराई से समझाना। ऐसा कहा जाता है कि टीचर जितना अच्छा व्याख्यान देता है, विषय को समझ पाते हैं, उसकी क्लास उतनी ही भारी रहती है। ठीक है, तो अगर टीचर ज्यादा व्याख्यान देता है तो वो क्लास अच्छी रहती है और भारी रहती है, यानी भारी मतलब नॉलेजेबल रहती है, ज्यादा उसमें नॉलेज होता है। ठीक है, ज्यादा उसमें ज्ञान भरा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या होता है? ये आपका लेक्चर विधि हो गया यानी व्याख्यान विधि। ठीक, अब व्याख्यान विधि के आपके दो प्रकार होते हैं। क्या क्या होते हैं? आइए देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ लेक्चर टेक्निक्स। ठीक है, तो इसके दो प्रकार होते हैं आपके, औपचारिक और अनौपचारिक होगा, जाहिर सी बात है। तो औपचारिक यानी फॉर्मल या नियमित शिक्षा प्रक्रिया है या
नियमों के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा होती है। क्या होती है? जैसे स्कूल में, ठीक है, तो यह नियमित शिक्षा प्रक्रिया, ये नियमित यानी जो नियमित स्तर होता है आपका, क्लोज इन्वायरमेंट में शिक्षा प्रक्रिया दी जाती है, और नियमों के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा को ही आपका जो आपका औपचारिक आपका व्याख्यान विधि होती है, लेक्चर, ठीक है। अनौपचारिक क्या होता है? या आजाद तरीके से दी जाने वाली शिक्षा होती है, जैसे कहीं भी कुछ भी सीख लेना, ये आपका क्या है? अनौपचारिक है, ठीक है। अब हम देखते हैं व्याख्यान प्रविधि के लाभ क्या क्या होते हैं, यानी एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर टेक्निक क्या होते हैं, आइए देखते हैं। तो अध्यापक सक्रिय यानी एक्टिव रहता है। क्या होता है? सक्रिय रहता है। उच्च कक्षाओं यानी हायर क्लासेस के लिए, या ज्यादा उपयोगी, क्या ज्यादा उपयोगी आपका हायर क्लासेस के लिए, ठीक है, लेक्चर टेक्निक। एक साथ कई बच्चों या व्यक्तियों को कम समय में पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। टीचर क्या होता है? ब्लैक बोर्ड पे आकर के लेक्चर दे देता है और समझा देता है, और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति, ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। व्याख्यान के जरिए अध्यापक आसान भाषा में पाठ्यक्रम सिलेबस को समझाते हैं, जिससे बच्चों को उदाहरण देकर चीजें जल्दी समझ में आती है, ठीक है। तो व्याख्यान में क्या होता है? अध्यापक जो है वो एकदम आसान भाषा में पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को समझाते हैं, जिससे बच्चों को उदाहरण देकर चीजें जल्दी से समझ आ जाती है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं व्याख्यान के प्रचलित होने के कारण क्यों पॉपुलर है, यानी लेक्चर जो विधि है क्यों पॉपुलर है? क्योंकि ये आपका कम समय लेती है, ठीक है, ज्यादा बच्चों को कवर करती है, कम समय लेती है, बस सिंपल होती है, ठीक है। देखते हैं बड़ी कक्षाओं में ज्यादा फायदेमंद है। तो क्यों प्रचलित है? रीजंस फॉर पॉपुलरिटी ऑफ लेक्चर विधि, ठीक है। तो यह बहुत सरल या सिंपल है, बड़ी कक्षाओं के लिए फायदेमंद होती है। व्याख्यान एक कला है। क्या है? व्याख्यान एक कला यानी आर्ट है। इसमें महारत यानी कौशल अभ्यास से आती है। जैसे जैसे अभ्यास करता है टीचर, वैसे वैसे वो धीरे धीरे और ज्यादा व्याख्यान करने में सद्बुद्ध होता है, ठीक है। तो व्याख्यान में अच्छा होने के लिए अध्यापक का विषय पर बहुत ज्यादा और गहरा ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो जब तक टीचर को, अध्यापक को उस विषय के बारे में गहरा या ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, तो व्याख्यान वो अच्छे से नहीं कर पाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्पष्टीकरण प्रविधि। स्पष्टीकरण यानी स्पष्ट करना, यानी एक्सप्लेनेशन करना, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सप्लेनेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है? किसी विषय या घटना को अच्छी तरह से समझाना, ये आपका क्या होता है? स्पष्टीकरण होता है, यानी एक्सप्लेनेशन कहलाता है, ठीक है। तो किसी विषय यानी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक या किसी घटना को अच्छी तरीके से समझाना, ये आपका स्पष्टीकरण कहलाता है। स्पष्टीकरण के द्वारा विचारों को बच्चे के सामने इस तरह से साफ किया जाता है, जिससे बच्चा आसानी से चीजें सीख सके, ठीक है। तो स्पष्टीकरण से क्या होता है? विचारों को बच्चे के सामने इस तरीके से साफ साफ रखा जाता है, जिससे बच्चा आसानी से चीजें सीख सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या होता है, ठीक है। स्पष्टीकरण जो है आपका आसान और सरल भाषा में दिए जाए। स्पष्टीकरण की विशेषताएं ये है कि स्पष्टीकरण जो आप करिए, किसी चीज को समझाइए, तो एकदम स्पष्ट भाषा यानी सरल भाषा में समझाइए, ठीक है। अध्यापक बच्चों को धीरे धीरे पढ़ाए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बस यह समझाते चलिए, और जिससे बच्चा उसे लंबे समय तक याद रखे। ऐसा ना हो कि बच्चा, टीचर क्या है, उसको पढ़ाते सीधे पढ़ता जा रहा है अपनी और बताता जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसको धीरे धीरे पढ़ाएं और पढ़ाते हुए चले और उसे समझाते हुए चलें, ठीक है। तो इससे वो लंबे समय तक उसको याद कर सकता है। और बच्चे को जिस विषय का स्पष्टीकरण दिया जा रहा है उसका भविष्य में इस्तेमाल होना जरूरी है, ठीक है। बच्चे को भविष्य में उसका उपयोग हो, तभी ना बच्चे इंटरेस्ट लेकर के बढ़ेगा। अब जिस चीज का उसको काम ही नहीं है, वो चीज पढ़ करके उसको इंटरेस्ट दिखा करके वो क्या करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कहानी कथन प्रविधि यानी स्टोरी टेलिंग टेक्निक। इसमें क्या होता है? इसमें कहानी, इस नाम ही से आप लोगों को पता चल जा रहा है। आपको अगर पूछा जाएगा तो नाम ही से आप बता दीजिए, ऐसे नहीं पूछा जाता। आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी प्रविधियां होती हैं उसके बारे में, ठीक है, और उसमें से किसी एक दो के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। तो कहानी कहना यानी स्टोरी टेलिंग एक तरीका है जिसमें आप बच्चे को भाषण, बातचीत, नैतिकता यानी मोरलिटी आदि को मिलाकर कहानी का रूप दे देते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिला करके? भाषण, बातचीत और नैतिकता को मिला करके आप कहानी का रूप दे देते हैं। यही आपका क्या है? स्टोरी टेलिंग है, ठीक है। कहानी बच्चों की भावनाओं यानी इमोशंस और उनके संवेग यानी फीलिंग को छूती है। क्या होती है? कहानी जो है वो बच्चों की भावनाओं को छूती है, उनके संवेगों को भी छू देती है, ठीक है। यह उन्हें रचनात्मक कहानी यानी क्रिएटिव वर्क और नैतिकता की ओर ले जाती है, ठीक है। कहानियों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया। कौन कौन से? सत्य कहानी यानी ट्रू स्टोरीज, पौराणिक कहानियां यानी माइथोलॉजिकल स्टोरी, जैसे आपका क्या हो गया? रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है। 2 भागों में, 3 नहीं, ठीक है, 2 भागों में बांटा गया, सत्य कहानी और माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों की कहानी के महत्व या उद्देश्य के बारे में पढ़ते हैं। तो कहानी सुनने से मतलब है कि बच्चे में खेल में नैतिक की भावना आ जाती है, ठीक है, नैतिक समझ जाता है, वो मोरल वैल्यूज समझ जाता है, ठीक है। सामाजिक
और चारित्रिक गुण यानी कैरेक्टर क्वालिटीज का विकास करना हो जाता है, जो उसके भविष्य में काम आती है ये सारी चीजें। क्योंकि कहानी से इसका क्या होता है, इसके आपके नैतिक विचार, सामाजिक विकास और जो कैरेक्टर क्वालिटीज होती है ये सारे आपके बिल्ड होते हैं यानी बनते हैं, विकास करते हैं। ठीक है, बच्चों को ऐसी कहानियां सुननी चाहिए जिसमें वे रुचि लें और रचनात्मक कार्य काम करना सीखें यानी क्रिएटिव वर्क करना सीखें। ठीक है, छोटी कक्षाओं में बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। इसके लिए का टीचर का कहानी सुनाने में निपुण यानी एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो छोटी कक्षाओं में बच्चों को मन लगाने के लिए क्या करना चाहिए, कहानी विधि से हर चीज पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए। ठीक है, जिससे कहानी से और टीचर को उसके लिए निपुण होना चाहिए कहानी सुनाने में। तो ठीक है, तो कहानी सुनाने की भी अलग अलग तरीके होते हैं, उसमें अलग अलग लेवल होता है, उसको एक्सपर्ट होना चाहिए उसमें। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब हम पढ़ते हैं अवलोकन प्रविधि। क्या होता है अवलोकन प्रविधि, यानी अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करना, तो ऑब्जर्वेशन टेक्निक या मेथड। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो किसी व्यक्ति का व्यवहार यानी बिहेवियर या किसी घटना यानी इवेंट या कार्य को दिखाना और समझाना ही अवलोकन है। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का जो व्यवहार या किसी घटना या कार्य को दिखाना और समझाना ही क्या है, आपका अवलोकन कहलाता है। ठीक है, यह तरीका बहुत पुराना है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम मरीज को देखकर उनकी समस्या या बीमारी को समझते हैं, फिर उन्हें दूर करते हैं। ठीक है, अवलोकन प्रक्रिया के द्वारा बच्चे की रुचि और पसंद का पता लगाकर उसी के हिसाब से शिक्षा दी जाती है। समझ में आया ऑब्जर्वेशन टेक्निक यानी अवलोकन प्रविधि। देखो अवलोकन प्रविधि में देखो तो हम समझा रहे थे कि किसी व्यक्ति का व्यवहार जो होता है, बिहेवियर, और उसकी जो घटनाएं होती हैं और कार्य को देखना और समझने के तरीके को आपको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व, उसको देखना, उसको समझना कि किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है या किसी घटना को किस तरीके से हैंडल कर रहा है। ठीक है, कार्य को देखना और समझने के तरीकों को आपको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ठीक है, यही तरीका, ये जो तरीका आपका बहुत पुराना है। डॉक्टर, वैद्य, हकीम, मरीज ये सारी चीजें देखकर उनकी समस्याओं या बीमारी को समझते हैं, फिर उन्हें दूर करते हैं। ठीक, अवलोकन प्रक्रिया यानी ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया जो के द्वारा बच्चे की रुचि और पसंद को पता लगाकर उसी के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग विशेषताएं की पढ़ते हैं। अवलोकन की विशेषताएं तथा उपयोग यानी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, विशेषताएं के बारे में। तो पहला पॉइंट है आपका, अवलोकन किसी टेस्ट यानी परीक्षण या रिसर्च यानी शोध कार्य को करने में उपयोगी होता है। क्या होता है अवलोकन जो है, ऑब्जर्वेशन आपका कहाँ होता है, टेस्ट यानी परीक्षण में या रिसर्च यानी शोध कार्य करने में बहुत उपयोगी होता है। अवलोकन के द्वारा किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी की जांच की जा सकती है। क्या होती है, पर्सनालिटी की जांच की जा सकती है कि वह बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट, अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट या उभयमुखी यानी एम्बिवर्ट व्यक्तित्व वाला है। ठीक है, तो ये पता चलता है ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई बच्चा की पर्सनालिटी कैसी है, वो ज्यादा बोलता है, कम बोलता है, या दोनों है, किसी के सामने कम बोलता है, किसी के सामने ज्यादा बोलता है। ठीक है, जिसको उभयमुखी बोलते हैं, एम्बिवर्ट। ठीक है, तो इसके बारे में पता चलता है। तीसरा आपका है समूह में पढ़ाई यानी सामूहिक अध्ययन में अवलोकन प्रक्रिया बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ग्रुप पढ़ाई में यानी ग्रुप एजुकेशन में, जैसे क्लास वगैरह में, आपका ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया जो है बहुत जरूरी होती है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग उदाहरण प्रविधि यानी इलस्ट्रेशन टेक्निक, उदाहरण प्रविधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, उदाहरण यानी एग्जाम्पल पढ़ाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हर चीज में अगर आप एग्जाम्पल देकर के उसको समझाइए बच्चों को, तो वो आसानी से समझ सकता है, क्योंकि उदाहरण के द्वारा टीचर विषय को रोचक और असरदार, प्रभावशाली, इफेक्टिव और इजी बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से क्या होता है, रोचक बनता है, असरदार और आसान बन जाता है। अच्छी उदाहरण मुश्किल चीजों यानी बौद्धिक रूप से जो हार्ड होते हैं वो जीवन देते हैं। ठीक है, यानी लाइफ देते हैं, उसको आसान बना देते हैं। ठीक है, उदाहरण के प्रकार देखते हैं, इलस्ट्रेशन के प्रकार। तो पढ़ाने में दो प्रकार के उदाहरणों का इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा, आपका पहला आपका था मौखिक या शाब्दिक उदाहरण, दूसरा आपका आपका दृश्य या अशाब्दिक उदाहरण। ठीक है, तो मौखिक में आपका क्या, ओरल और वर्बल या वर्बल एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं, ये वे होते हैं जिन्हें टीचर बोलकर बच्चों को समझाते हैं, जो सरल, स्पष्ट और आसान भाषा में होते हैं। जैसे उदाहरण, तुलना करना, किसी चीज को तुलना करना। ठीक है, शब्द चित्र या असमानता के बारे में बात करना, डिफरेंसेस के बारे में बात करना एग्जाम्पल में। ठीक है, दृश्य या अशाब्दिक उदाहरण में विजुअल या नॉन वर्बल एग्जाम्पल बोलते हैं। ये वे होते हैं जिन्हें बच्चे देख कर समझते हैं। क्या होता है, बच्चे देख करके समझते हैं। जैसे आपका उदाहरण क्या होगा, मॉडल या नमूने, यानी मॉडल या सैंपल्स के बारे में, दो सैंपल्स आप दिखा दीजिए, दो मॉडल दिखा दिए। अब कैसे होता है कि आप कोई कपड़ा उपड़ा लेने जाइए, तो आपको क्या कई तरीके का सैंपल दिखाया जाता है। ठीक है, उस सैंपल में आप डिसाइड करते हैं आपको कौन लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका दृश्य या अशाब्दिक उदाहरण हो गया। ठीक है, संग्रहालय, म्यूजियम, भ्रमण या यात्राएं, मानचित्र यानी मैप, ग्राफ,
चित्र, चार्ट, पाठ्य पुस्तकें, श्याम पट, ये सारी आपकी क्या है, ये सारी आपकी बच्चों दृश्य या अशाब्दिक उदाहरण है। ठीक है, तो पाठ्य को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए तथा बच्चों को चित्र, मॉडल और चार्ट के द्वारा पढ़ाना और समझाना ही आपका क्या है, दृश्यात्मक उदाहरण होता है। ठीक है, यानी उसको देख सकते हैं, उसमें चित्र वगैरह होगी। एक पुरानी कहावत है कि एक बार देखना 1000 बार सुनने की अपेक्षा अच्छा है। ठीक है, सीइंग वंस इज बेटर देन हियरिंग इट 1000 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपकी कहावत है, यानी देखना जो है वो सुनने से 1000 गुना अच्छा होता है। ठीक है, उसकी अपेक्षा जो है वो ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, अब आते हैं खेल विधि, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जहां आपका यूज होता है, किंडरगार्टन विधि वगैरह में हर जहां आपका क्या यूज होता है, आपका खेल विधि यूज होता है, यानी प्लेवे मेथड। ठीक है, तो बच्चे खेल खेल में यानी लर्निंग थ्रू प्ले जल्दी सीख जाते हैं। ठीक है, तो बच्चे खेल खेल में जल्दी सीखते हैं क्योंकि बच्चों को खेलने में बहुत ज्यादा रुचि होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इस समय उन्हें खिलौना बहुत आसान, उस समय इन्हें खिलाना बहुत आसान होता है, इसलिए बच्चों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि का आविष्कार किया गया। तो बच्चों का खेल विधि का आविष्कार इसी के लिए किया गया क्योंकि बच्चों को खेल में बहुत ज्यादा रुचि रहती थी और बच्चे आसानी से उसको समझ सकते, उसमें समझाओगे। ठीक है, तो जो काम अपनी इच्छा से आजाद यानी स्वतंत्र होकर के किया जाए वही आपका क्या है, खेल विधि है। ठीक है, तो बच्चों को खेल खेल में नई चीजें सिखाई जाती है। विद्यालयों में खेल का महत्व यानी इंपॉर्टेंस ऑफ, अब आपके स्कूलों में भी खेल की पीरियड होता है ना, अलग से क्लास होती है गेम्स की, तो बच्चों का शारीरिक विकास उससे होता है। क्या होता है, बच्चों का शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट होता है। बच्चों में आपस में सहयोगी की भावना यानी सेंस ऑफ कोऑपरेशन आता है, सहयोग आपस में हेल्प करते हैं। ठीक है, बच्चों में सामाजिक भावना यानी सोशल सेंस का विकास होता है। हाँ जी बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे आपका कि विद्यालयों में खेल का महत्व क्या है, जिसमें हमने पढ़ रहा था कि बच्चों का शारीरिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चों में आपस में सहयोग की भावना यानी सेंस ऑफ कोऑपरेशन, आपस में मदद करना, हेल्प करना। ठीक है, बच्चों में सामाजिक भावना यानी सोशल सेंस का विकास करना, और खेल के द्वारा बच्चों का मानसिक तनाव यानी मेंटल स्ट्रेस दूर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों से, खेल की वजह से ये सारी चीजें आपकी होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, सहयोग की भावना आती है, सामाजिक भावना आती है और मानसिक तनाव भी कम होता है। ठीक है, खेल से बच्चे में नेतृत्व की शक्ति यानी लीडरशिप पावर का विकास होता है, कैप्टन वगैरह होते हैं ना, तो लीडरशिप का विकास होता है, बच्चे काम करके खुद से सीखते हैं। ठीक है, तो ये था आपका खेल का महत्व। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, विभिन्न विषयों में खेल विधि, कौन कौन से विषय में आपका खेल विधि आपकी काम करती है। ठीक है, तो प्लेवे मेथड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो खेल विधि में कई विषय पढ़ाए जा सकते हैं, कौन कौन से, इतिहास, विज्ञान, भाषाएं, गणित, भूगोल। ठीक है, ये सारे विषय आपको पढ़ाए जाते हैं, आपके ये सारे सब्जेक्ट्स में आपके खेल विधि का उपयोग किया जा सकता है। इतिहास में, ठीक है, हिस्ट्री, विज्ञान यानी साइंस, भाषाएं यानी लैंग्वेज, गणित यानी आपका मैथमेटिक्स और भूगोल यानी ज्योग्राफी, सारे में आपका खेल विधि का उपयोग हो सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियां यानी टीचिंग टेक्निक बेस्ड ऑन प्ले। ठीक है, तो कौन कौन सी टेक्निक होती है जो शिक्षण में आपका टीचिंग में काम आती है, आइए देखते हैं। टीचिंग टेक्निक बेस्ड ऑन प्ले। ठीक है, तो पहला आता है खेल विधि यानी प्ले मेथड, दूसरा आता है आपका किंडरगार्टन विधि। ठीक है, इसको फोरबल द्वारा दिया गया था, फोरबल ने इसको दिया था आपका किंडरगार्टन मेथड, ये आता है कभी कभार। ठीक है, तीसरा था आपका प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक द्वारा दिया गया था आपका क्या, प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, फिर आता मॉन्टेसरी विधि, ये भी इंपॉर्टेंट आपका आता है, किसने दिया था आपको, मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया था। ठीक है, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ तकनीक थी, कुछ प्रविधि थी, खेल पर आधारित शिक्षण प्रविधियां, जैसे आपकी खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, प्रोजेक्ट विधि और मॉन्टेसरी विधि। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, हम लोग एक एक करके उसको बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम आते हैं खेल विधि की आवश्यकता के बारे में। खेल विधि यानी नीड फॉर प्लेवे मेथड। ठीक है, तो प्लेवे मेथड पहला वाला जो था, खेल विधि की आवश्यकता यानी बच्चों को स्वतंत्रता मिले, इससे क्या होता है, बच्चे को स्वतंत्रता यानी फ्रीडम मिलती है, बच्चों को क्रियाशील एक्टिव बनाना। ठीक है, उसको एक्टिव बनता है, बच्चा खेलता है। ठीक है, खेल विधि से पढ़ा, फिर एक्टिव होता है, फिर उसके बाद से उसको पढ़ाई में और मन लगता है। बच्चों को नैतिकता और सहयोग का पाठ सिखाना, नैतिकता आपका मोरल होता है, ठीक है, मोरल वैल्यूज उसको सिखाना, और सहयोग यानी हेल्पिंग नेचर, आपस में साथ मिलजुल करके काम करना, ये सारी चीजें सिखाता है क्या, आपका खेल विधि। ठीक है, बच्चों को प्रकृति के करीब लाना, क्या करना, नेचर के करीब लाना। अब खेलेगा तो नेचर के करीब आएगा ही वो। ठीक है, बच्चों में मानसिक, मेंटल और रचनात्मक यानी क्रिएटिव शक्ति का विकास होना। ठीक है, तो मानसिक शक्ति
और रचनात्मक यानी क्रिएटिव शक्ति का विकास इससे होता है आपका खेल विधि से। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि खेल विधि की आवश्यकता। आइए अब देखते हैं हम जो समूह चर्चा यानी वाद विवाद, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, आप लोग में स्कूलों में होता होगा वाद विवाद कार्यक्रम, जिसमें कुछ लोग हिस्सा लेते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर कुछ लोगों को दो भागों में बांट दिया जाता है, कुछ लोग उसके सहमत में रहते हैं, कुछ लोग असहमत में रहते हैं, और उसमें ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ठीक है, डिबेट वगैरह ये सारी चीज। ठीक, तो समूह चर्चा यानी ग्रुप डिस्कशन का मतलब है जब 5 से 10 सदस्य मिलकर किसी एक विषय पर आपस में विचार विमर्श यानी डिस्कशन या चर्चा करते हैं, तो इसी को आप क्या कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन कहते हैं बच्चों, यानी समूह चर्चा। ठीक है, इसमें आपस में प्रश्न पूछकर समस्या को सुलझाया जाता है। क्या किया जाता है, आपस में प्रश्नों को पूछ करके समस्या को सुलझाया जाता है। इसमें छात्र, इसका उद्देश्य क्या होता है कि समस्याओं को सुलझाना, आगे केवल बकवास करना। ठीक है, तीसरा क्या होता है, इसमें छात्र समूह में बैठकर किसी विषय पर आपस में बातचीत करके और प्रश्न पूछकर किसी समस्या का सामूहिक रूप में बैठकर सुलझाते हैं। इसे चर्चा, समूह चर्चा या फिर वाद विवाद विधि यानी डिबेट मेथड कहते हैं। समझ में आया बच्चों? तो छात्र समूह में यानी ग्रुप में बैठ करके इसी विषय पर आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछ करके समस्याओं का हल निकालते हैं। यही आपका क्या है, यही आपका वाद विवाद विधि है या फिर समूह चर्चा यानी डिबेट मेथड है या फिर ग्रुप डिस्कशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या होता है? आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं समूह चर्चा के लाभ यानी बेनिफिट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, समूह चर्चा के लाभ क्या होता है। तो सभी बच्चे आपस में बात करके चीजों के बारे में जानते हैं। क्या करते हैं, इसका लाभ क्या होगा, सभी बच्चे आपस में बात करेंगे तो कुछ नॉलेज हमारे पास है, कुछ ज्ञान दूसरे के पास है। तो जब आपस में सब लोग बात करेंगे, डिबेट करेंगे, तो हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे आपस में बात करके चीजें के बारे में जानते हैं, नए नए चीजें जानते हैं, सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, और फिर सोचते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है, हम तो इस तरीके से सोच रहे थे, लेकिन दूसरे का ओपिनियन भी इस तरीके का, तो अलग दृष्टि से सोचने की शक्ति उसमें आती है। ठीक है, तीसरा आता है उच्च कक्षाओं के लिए यह बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए उतना उपयोगी नहीं है, लेकिन उच्च शिक्षक को उतना समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उच्च कक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और हर कॉलेजेस में, हर स्कूल में ये चीज होती रहती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों आपका ग्रुप डिस्कशन का लाभ, समूह चर्चा का लाभ। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रयोगशाला का या प्रयोगात्मक प्रविधि यानी लेबोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला यानी आपका क्या होता है, लेबोरेटरी, और प्रयोगात्मक यानी जहाँ प्रयोग होता है यानी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो इसमें बच्चों का प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में ले जाकर के उन्हें प्रयोग करके यानी बाय एक्सपेरिमेंट सिखाया जाता है। समझे, हर चीज करके सिखाया जाता है, प्रयोग करके सिखाया जाता है, और फिर पढ़ाया जाता है, जिससे आपका प्रयोगात्मक प्रविधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका लैब वगैरह होता है ना, जैसे बायो का लैब हो गया, आपका रासायनिक केमिस्ट्री की लैब हो गई, तो इसमें क्या आपको पहले कराया जाता है, उसके बाद सिखाया जाता है। ठीक है, तो विज्ञानों में विज्ञान के विषय जैसे जीव विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स वगैरह हो गया, ठीक है, रासायनिक यानी केमिस्ट्री का प्रयोग करके अच्छे से समझाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी का आपका लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में प्रयोग करके जब सिखाता है तो बच्चों को अच्छे से समझ में आता है, पता चलता है कि असली में हो क्या रहा है। ठीक है, ऐसे तो केमिकल फॉर्मूला वो रट लिया भाई, उससे कुछ फायदा नहीं है ना। वो रासायनिक विज्ञान के प्रयोगशाला में जब वो चीज एक्सपेरिमेंट करेगा तब उसको पता चलेगा कि इसमें होता क्या है। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि के लाभ क्या क्या होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ऑफ लेबोरेटरी मेथड। आइए, यह करके, हमने बोला था ना करके सीखना, तो यह करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग का ज्ञान देती है। अब बच्चों को, अब लर्निंग बाय डूइंग करती है तो बच्चों की तर्क शक्ति और मानसिक शक्ति का विकास भी होता है इससे। ठीक है, तो बच्चों की तर्क शक्ति यानी लॉजिकल थिंकिंग और मानसिक शक्ति यानी मेंटल पावर का विकास होता है इससे। समझे बच्चों, प्रयोगशाला की विधि समझ में आएगी नहीं? आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं समूह कार्य एवं क्षेत्रीय पर्यटन युक्ति। ठीक है, समूह कार्य एवं क्षेत्रीय पर्यटन युक्ति यानी ग्रुप वर्किंग एंड फील्ड ट्रिप टेक्निक्स क्या होती है, आइए देखते हैं। देखो, इसमें बच्चे समूह में इकट्ठा होकर के क्या होते हैं, ग्रुप में यानी समूह में इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के किसी खास जगह में घूमने जाते हैं। ठीक है, आप लोग में जैसे पिकनिक वगैरह होती है ना, एजुकेशनल ट्रिप होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पिकनिक वगैरह होती है तो उसमें उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य ये नहीं होता है स्कूल वाली जो पिकनिक होती है कि आप जाइए वहां पे घूमिए केवल। उसका उद्देश्य ये होता है कि आप जाएंगे इकट्ठा समूह में होकर के तो नई चीजें सीखेंगे, बाहर की दुनिया भी देखेंगे और किस तरीके से क्या चीज काम करती है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजों का पता लगना और एक्सपीरियंसेस को गेन करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसकी उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इसमें बच्चे समूह में इकट्ठा होकर किसी खास जगह पर घूमने जाते हैं
और वहां से बहुत सारी जानकारियां सीख। इसे ही समूह कार्य एवं क्षेत्रीय पर्यटन युक्त कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आएंगे नहीं? तो बच्चों का अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस बढ़ाने के लिए टीचर द्वारा आयोजित स्कूल की यात्रा का क्षेत्रीय पर्यटन यानी फील्ड ट्रिप कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों के अनुभव यानी एक्सपीरियंसेस बढ़ाने के लिए टीचर द्वारा आयोजित स्कूल की यात्रा, वही जो मैंने बताया कि हर स्कूल में एक पर्यटन की यात्रा होती है। ठीक है, आप आसपास के क्षेत्र में ले जाते हैं और वहां पे सीखने के लिए मौका देते हैं आपको। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसमें खेल केवल करते हैं, उनको मजे चाहिए बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रीय पर्यटन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फील्ड ट्रिप्स क्या होता है। ठीक है, तो कितने प्रकार के आपके क्षेत्रीय पर्यटन होते हैं। ठीक है, पहला आता है आपका लघु क्षेत्रीय। लघु मतलब जहां भी लघु आता है वो उसका मतलब शॉर्ट होता है। लघु मतलब छोटा है। ठीक है, शॉर्ट। आपका ये लघु वर्ड का जैसे ये सीबीएसई आईसीएसई इंग्लिश मीडियम वालों को मैं बता रहा हूँ, यूपी बोर्ड तो फेमिलियर ही रहते हैं। लघु जैसे आपका मैथ्स में भी कई जहाँ काम आए, कई जहाँ आएगा। जैसे एलसीएम होता है ना, एलसीएम होता है लोग जो आपका फैक्टर वाला होता है। ठीक है, तो उसमें भी लघु का इस्तेमाल होता है वर्ड। ठीक है, तो लघु क्षेत्रीय पर्यटन यानी शॉर्ट फील्ड ट्रिप्स। ठीक है, अध्यापक बच्चों को किसी पास की जगह जैसे मंदिर, खेत, बागवानी, ठीक है, पशुपालन केंद्र, तालाब या पार्क में घुमाने ले जाते हैं। ठीक है, तो पास की कोई जगह होती है जो छोटी जगह होती है, जैसे मंदिर, खेत, बागवानी, पशुपालन केंद्र, तालाब, पार्क, ये जहाँ घुमाने ले जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को शॉर्ट फील्ड ट्रिप यानी लघु क्षेत्रीय पर्यटन कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है आपका सामान्य क्षेत्रीय पर्यटन। ये क्या होता है, जनरल फील्ड ट्रिप। एक दिन के लिए किसी ऐतिहासिक जगह यानी हिस्टोरिकल प्लेसेस, संग्रहालय यानी म्यूजियम, चिड़ियाघर यानी जू या रेलवे स्टेशन पर घुमाने ले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सामान्य में, जनरल में एक दिन के लिए ले जाते हैं किसी ऐतिहासिक यानी किसी हिस्टोरिकल जगह पे। ठीक है, या फिर कोई म्यूजियम में या संग्रहालय में, या फिर कोई जू हो गया या रेलवे स्टेशन हो गया, ये जहाँ आपका क्या हो गया, ये आपका सामान्य क्षेत्रीय पर्यटन है। ठीक है, तीसरा बच्चों आता है आपका व्यापक क्षेत्रीय पर्यटन। व्यापक मतलब एक्सटेंसिव फील्ड ट्रिप। ठीक है, व्यापक उस जगह पर ले जाना जहां बच्चों का असली ज्ञान दिया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों को जहां असली ज्ञान दिया जाता है वहां ले जाना। जैसे नदियां हो गया। ठीक है, नदियों से क्या चीज, बहुत सारी चीजें सीखता है। ठीक है, इंसान। धार्मिक स्थल हो गया, समुद्र के किनारे ले जाना, पहाड़ियों पे ले जाना, ये सब क्या है, यहाँ पे असली में ज्ञान सीखा जा सकता है। तो ये आपका क्या हुई, ये आपका व्यापक क्षेत्रीय पर्यटन है। ठीक है, तो 3 प्रकार समझ में आया आपके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप पढ़ सकते हैं, कभी कभार आ भी सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कार्यशाला यानी कार्यशाला समूह कार्य यानी वर्कशॉप टेक्निक। कार्यशाला मतलब आपका वर्कशॉप होता है। ठीक है, अब वर्कशॉप क्या, इसमें क्या होता है, आइए पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें टीचर, विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स और दूसरे लोगों को काम में माहिर यानी कुशल बनाने के लिए उन्हें सीनियर यानी उच्च और दूसरे विभाग के सदस्य गाइड, निर्देशन और जानकारी देते हैं। ठीक है, तो बच्चों जैसे आप कहीं नौकरी करने जाते हो, ठीक है, तो आपको पहले ट्रेनिंग में रखते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग में आप सीनियर्स अपने बड़े लोगों के साथ रहते हो और दूसरे विभाग के सदस्य के साथ रहते हो, वो थोड़ा बहुत गाइड करते हैं, ये नहीं ऐसे हो सकता है, होता है, ऐसे मत किया करो वगैरह वगैरह। ठीक है, तो समझाते हैं, आपको सिखाते हैं, 1-2 महीने की या 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग जैसे होती है। ठीक है, तो इसी को आपका वर्कशॉप टेक्निक कहते हैं। इसमें वे अपना काम आसान तरीके से कर सके। कार्यशाला किसी समस्या को सामूहिक समाधान खोजने की सबसे नई विधि है। क्या है ये, आपका किसी समस्या का सामूहिक समाधान खोजने की सबसे नई विधि यानी मॉडर्न विधि है। ठीक है, शिक्षण कार्य के लिए कार्यशालाएं, सेमिनार चलाए जाते हैं जो इन कामों में मदद करती है। क्या करते हैं आपको, इसके लिए आपका क्या, कार्यशाला में सेमिनार वगैरह चलाए जाते हैं। ठीक है, आपने जैसे टीचर वगैरह देखा होगा, टीचर की भी ट्रेनिंग होती है कि नहीं, ये सब क्या वर्कशॉप होती है उन लोग, प्रिंसिपल वगैरह को, हेडमास्टर वगैरह को, गवर्नमेंट टीचर में, सारी चीजें आपकी हर जिले में आपकी एक सेमेस्टर की सेमिनार होती है जो बड़े बड़े लोग, टीएम वगैरह लोग लेते हैं वो। ठीक है, वो किस लिए होता है, वो ट्रेन करने के लिए उनको होता है। ठीक है, नेता का कामों में मदद करते हैं, जैसे नेता का चुनाव। ठीक है, अध्यापकों को उच्च कक्षा में पढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रश्न पत्र, पाठ योजना आदि का योजना बनाना, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग और टोली शिक्षण यानी टीम टीचिंग में। तो इन सब चीजों में आपका कार्यशाला जो कार्य होता है ये आपका यूज होता है विविधि। ठीक है, समझे बच्चों। एक और था आपका कार्यक्रम संचालन यानी कोई प्रोग्राम को मैनेज करना है यानी मैनेजमेंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं, कितना हुआ 1 सेकंड देखते हैं। ठीक है, हाँ 2-3 स्लाइड और बची है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, आज की क्लास थोड़ी हो सकता 45-45 मिनट तक हो जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है, अपने लोग ज्यादा से ज्यादा कवर कर रहे हैं। और हम लोग जानते हो, हम लोग आपका हाफ सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लिए आपका। ठीक है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा इसका दुगना या ये
जैसे मान लो अगर ये 5 क्लास है तो ज्यादा से ज्यादा 11 या 12 क्लास में अपना सिलेबस ही खत्म हो जाएगा, ठीक है इसका। तो शिक्षा अधिगम आप लोग इतना, इससे बाहर आपका आएगा ही नहीं, 50 में 50 आपका नंबर आएगा। कहीं आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गाइड वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, इससे पढ़ते रहिए। नोट्स हम प्रोवाइड आपको करते हैं डीएलएड अंडरस्कोर पाठशाला पे। कोई डाउट रहा करे, कोई और भी चीज का कोई और तरीके का नोट्स आपको चाहिए रहा करे, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे dp.पाठशाला पे आप हमें जाइए और यहाँ पे आप हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर देंगे, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग प्रयोग प्रदर्शन युक्ति यानी डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी प्रयोग प्रदर्शन करना। देखो बच्चों, पहला आता है यह विधि छोटे बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। क्या छोटे बच्चों के लिए, जैसे प्राइमरी वगैरह, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे को चित्र यानी डेमोन्स्ट्रेट करना है तो चित्र बनाएंगे, तो चित्रों को दिखाकर प्रयोग करके डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाया जाता है और समझाया जाता है, समझे। जैसे बच्चों को क्या ए फॉर एप्पल दिखाया जाता है, एप्पल, बी फॉर बॉल, तो उसका चित्र बना होता है, हर चीज दिखा करके उसको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या डिमॉन्स्ट्रेट करके पढ़ाना है। जैसे आपका बड़ों में जैसे बायोलॉजी में आपका हार्ट का मान लो दिखाना है, ठीक है, हार्ट के चित्र बनाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं, तो क्या डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक है। तो जब बच्चे चीजों को देख कर समझते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह स्थायी ज्ञान यानी परमानेंट हो जाता है, ठीक है। यह एक असरदार विधि, क्या है, एक बहुत असरदार विधि है, ज्यादा देर तक आपका उसको याद रहता है, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम लोग प्रदर्शन प्रविधि के विधि का क्या उपयोग है। तो बच्चा देखकर या और सुनकर दृश्य श्रव यानी ऑडियो विजुअल जो होता है उससे सीखता है, विषय को साफ साफ समझाया जा सकता है इसकी वजह से, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए प्रयोग प्रदर्शन विधि में। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते समय सावधानियां यानी प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, आइए पढ़ते हैं। तो पहला आता है टीचर के बताए निर्देशों पर ही काम करना, ठीक है, टीचर पे जो निर्देश दिया है उसी के हिसाब से काम करना। सुरक्षा यानी सेफ्टी पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट करते समय कुछ गलत चीजें ना हो जाए, इसके लिए आपको सुरक्षा यानी सेफ्टी रखना बहुत जरूरी होता है। बच्चों को स्वाभाविक माहौल देना, उनको स्वाभाविक माहौल दिया जाए और आग बुझाने की सामान भी पास में होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, गलती से कुछ अनहोनी हो जाती है, ठीक है, अनहोनी हो जाती है, आग जल जाती है, तो आग वगैरह बुझाने के लिए, जैसे कुछ घटना ना हो जाए मेन, उससे बचाने के लिए आग बुझाने जैसी चीजें के पास का सामान आपके पास होना चाहिए, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, ठीक है, अगर आग से जुड़ा प्रयोग हो तो उसके लिए, ठीक। समझ में आया बच्चों आपका क्या वर्कशॉप कार्यशाला वाला कार्य, ठीक है। फिर आपने प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन में टेक्निक पढ़ा, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग शॉर्ट्स नोट डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो शिक्षा की प्रविधियां के बारे में देखा, प्रविधियां यानी युक्तियां यानी टेक्निक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। इसका अर्थ है आपका अध्यापक द्वारा बच्चों को पढ़ाने के तरीके जटिल विषय को आसान बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रमुख प्रविधियां कौन कौन सी होती है आपकी? प्रश्नोत्तर विधि इंपॉर्टेंट, आपकी सुकरात प्रविधि इसको बोला जाता है। प्रश्न पूछकर नया ज्ञान देना, बच्चे सक्रिय हो जाते हैं, इससे एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। विवरण प्रविधि यानी घटनाओं सूचनाओं को बोलकर और लिखकर उसको बनाना आपका क्या विवरण प्रविधि, विवरण देना उसका, ठीक है। वर्णन प्रविधि यानी किसी घटना दृश्य नियम का विस्तार पूर्वक वर्णन करना। चौथा आपका आता है व्याख्यान प्रविधि, सबसे पुरानी विधि यही है, विषय की गहराई से समझाना और औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से हो सकती है। पांचवा आता है आपका स्पष्टीकरण प्रविधि, जिसमें विषय को अच्छी तरह से समझाया जाता है, सरल भाषा में धीरे धीरे पढ़ाया जाता है, ठीक है। छठा आता है आपका कहानी कथन प्रविधि, जिसमें कहानी सुनाकर नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास करना होता है, सत्य और पारंपरिक, ठीक है। सातवां आता है आपका अवलोकन प्रविधि यानी देखकर व्यवहार घटना को समझाना है, रुचि जानने के लिए व्यक्तित्व जांचने में इस आपका क्या अवलोकन प्रविधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड आपका काम आता है, ठीक है। आठवां आता है एग्जाम्पल यानी उदाहरण प्रविधि, यानी उदाहरणों से विषय पर रोचक और आसान बनाया जाता है, मौखिक तरीके से या फिर दृश्य तरीके से, ठीक है। फिर हमने पढ़ा खेल प्रविधि यानी प्लेवे मेथड, जिसमें खेल में सिखाना, जैसे शारीरिक सामाजिक मानसिक विकास और नेतृत्व का विकास होता है, ठीक है। 10वां आता है आपका समूह चर्चा वाद विवाद यानी समूह में समस्या पर विचार विमर्श कर सुलझाना, ठीक। 11 आता है आपका प्रयोगशाला प्रयोगात्मक प्रविधियां, इसमें क्या होता है प्रयोगशाला में प्रयोग करके सीखना, करके सिखाना, तर्क शक्ति का विकास होता है इससे। 12वां आपने पढ़ा समूह कार्य और क्षेत्रीय पर्यटन, ठीक है, जो ट्रिप होती है, तो समूह में किसी स्थान में जाकर के सिखाया जाता है, अनुभव बढ़ाया जाता है, ठीक है। 13वां आपका आया कार्यशाला, ठीक है, यानी विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण यानी समस्याओं का सामूहिक समाधान इसमें निकलता है।
आपने फिर लास्ट में पढ़ा प्रयोग प्रदर्शन युक्ति, यानी प्रयोग करके सीखना। ठीक है, तो चित्रों प्रयोग से छोटे बच्चों को समझाना स्थायी ज्ञान होता है और दृश्य और श्रव्य यानी ऑडियो और विजुअल का काम आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अगर हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा केंद्रित शिक्षा और प्रयोग प्रदर्शन विधि में अंतर क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया ना आपको ये सारा टॉपिक? आशा करता हूँ आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर ले DP.पाठशाला, वहाँ पे आप कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई इसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना उसके बारे में आपको बताना है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं हमें कि कौन सा सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाएं, क्योंकि हमारा आधा सिलेबस आपका शिक्षण अधिगम का आज खत्म हो गया है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 11 से 12 क्लासेस में हम लोग शिक्षण अधिगम पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। पढ़ते रहिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।